आयकर रिटर्न की बात करते हैं। महोदय, जून 14 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में भरे जाते थे। आज के दिन पर जून 23 में यह बढ़कर के 11,92,000 हुआ है। यह डाटा भी हमारे नहीं है, यह ITR फाइल से जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार है। महोदय, प्रदेश के अंदर मैंने GST संग्रह के बारे में बताया कि आज हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह भी प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1069 व्यापारियों को आज इस योजना से लाभान्वित भी किया जा चुका है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक GST रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य के रूप में भी आज के दिन पर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, इसके अलावा प्रदेश ने और भी क्षेत्रों में अपनी प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वह शीरा उत्पादन में, यह देश का नंबर 1 राज्य है। प्रदेश एथेनॉल ब्लेंडिंग में यह देश के अंदर आज के दिन पर नंबर 1 राज्य है और प्रदेश के अंदर अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे, खासतौर पर पारिवारिक मुद्दे भी आते थे। बेटे बेटी, पिता मां, पति पत्नी, बहू, सगा भाई, यानी अगर सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र पुत्री, यानी सबको आवासीय अथवा कृषि संपत्ति ट्रांसफर करने में जो पहले एक लंबी प्रक्रिया होती थी, पूरा शुल्क देना होता था, आज मात्र 5,000 रुपये नियत करते हुए हम लोगों ने सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई है। लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश में ले रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पे कही गई हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वे हर मुद्दे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तो समाजवादियों ने किया है। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं हैं प्रदेश में और मुझे लगता है कि हाँ, जग जाहिर है तो हर व्यक्ति जानता है। और कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस किस प्रकार की कारनामे होते थे। अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता तो एक सेंटर में आते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के अंदर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं और किस रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक सेंटर है JPN IC। महोदय, इसका जो मूल जो DPR है वह केवल 265 करोड़ रुपए का यह आंका गया था और 265 करोड़ रुपए के DPR के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया, तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है, लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे? 5 साल उससे पहले क्या कर रहे थे? गोमती रिवर फ्रंट, महोदय, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति, जो PPR बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर DPR 346 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया। फिर 2015 में इसको बढ़ा करके लोग लेके गए 656 करोड़ का। फिर जून 16 में इसी योजना को, इसी DPR की जो रिवाइज एस्टिमेट जो इन्होंने प्रस्तुत किया, कैबिनेट से पास किया, वो 1513 करोड़ का, और महोदय 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी
कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा है। इसमें हमें आश्चर्य होता है अनियमितता किस हद तक की। इसमें टीएससी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है, और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे हैं तो अनियमितताएं जैसे डायफ्राम वाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, स्लज रिमूवल के में अनियमितता, 141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफ्राम वाल के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन में निर्धारित रीच से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें हुई है। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और एक और कारनामा है, यद्यपि ये तो लंबी फेहरिस्त है और हर जिले में होगा। यहां पे यद्यपि सब जुडिस मामले को या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों को उठाते नहीं है, लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है, महोदय, निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगाना। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ यहां पे 30 जजेस बैठेंगे, यहां पे जब भी बैठेंगे। वर्तमान में 20 बैठते हैं, लेकिन चेंबर कितने बनाए गए? 76 चेंबर बनाए गए। इसकी जो पीपीआर थी वह भी 346 करोड़ के आसपास की थी, और बाद में बढ़ करके इस पे पहले 771 करोड़ इसको किया गया, फिर 1561 करोड़ इस पर खर्च किए गए, और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रख रखाव में खर्च होता है, केवल मेंटेनेंस पे खर्च होता है। यानी 76 चेंबर बने हैं, जजेस बैठ रहे हैं मात्र 20, बाकी 56 खाली, और उनके मेंटेनेंस के नाम पे प्रदेश का पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये कारनामे किसी और की नहीं, ये विदेश से डिग्री प्राप्त कर रही किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था। महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे इसके बारे में भी, और कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी, इससे कोई, यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है। खासतौर पर 2016 के सापेक्ष अगर 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर महोदय एनसीआरबी के जो डाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये मेरे स्वयं के नहीं है, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के भी नहीं है। ये जो डाटा हैं यह एनसीआरबी के हैं, और उसमें खासतौर पर डकैती के मामलों में 80.31% की कमी आई है, लूट में 61.51% की कमी आई है, हत्या में 32.45% की कमी आई है, बलवा में 51.65% की कमी आई है, फिरौती में 43.18% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामलों में भी 21.75% की कमी आई है। महोदय, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था? अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था। हर दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी, और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है
उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई और बाकी तो हर व्यक्ति जानता ही है उत्तर प्रदेश में तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। महोदय, 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यहां पे बताया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4,579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में को आजीवन कारावास, 1016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पास्को अधिनियम के अंतर्गत भी 7,276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है, ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है।